एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई एम अगेन तमन्ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछली वाली वीडियोस में हमको बीच में से स्टॉप करना पड़ा था, बट इस बार हम ये बची हुई इसकी लाइन्स है ये भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो हम कह रहे थे कि आपकी अर्लियर जो स्टडीज़ थी अर्लियर क्लासेस में, ठीक है, उसमें आप पढ़कर आए हो ये फैक्ट कि जो फोर्स है ना वो यूज़ की जा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करने के लिए। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चेंज करनी है, दैट यू कैन अप्लाई फोर्स ऑन दैट। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि ऐसा करने से जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टर या स्लोवर जो है मूव कराया जा सकता है। ठीक है, और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इससे क्या हो सकता है, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो शेप और साइज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो भी हम फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्प्रिंग। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक स्प्रिंग है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप फोर्स लगाकर पुल करते हो इस साइड और इस साइड, तो क्या होता है, इसका साइज़ जो है वो धीरे धीरे कि ऐसे इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और अगर आप फिर को इसे ऐसे छोड़ देते हो तो फिर से ये अपना नॉर्मल जो साइज़ है उसको रिटेन कर लेगा। ओके, एंड इससे आगे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो बॉल है इसको देखो, अगर आप एक स्फेरिकल रबर बॉल को, ठीक है, अगर आप स्फेरिकल रबर बॉल को क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, उसको पुश करते हो इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से उसको पुश करते हो, तो वो क्या बन जाएगी, वो ऐसी बन जाएगी। देखो वो कैसे, उसका जो शेप है, उसका जो साइज़ है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यही बात समझाने की कोशिश इसमें कर रहे हैं दोनों एग्जाम्पल्स। और ये है हमारा आज का टॉपिक, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस क्या होती है और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी मैं आपको बताती हूँ वो सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, ना कि मैं खुद से कोई एग्जांपल ऐड करती हूँ, कुछ नहीं, बस आपको एक एक लाइन जो है उसका मतलब समझाना, बस यही मेरा टास्क है। देखो आपको फिगर 9.3 दिखाई दे रही होगी, 1 मिनट। जो आपको फिगर 9.3 दिखाई देगी, ठीक है, उसमें एक वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी का एक तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप में एक ब्लॉक है, और जो है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है टेबल पर। सॉरी एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, उस पर वो रखा हुआ है, और उसके साथ अटैच है टू स्ट्रिंग्स उसके साथ अटैच है, जैसे कि एक्स एंड वाई। ठीक है, टू स्ट्रिंग्स जो उसके साथ अटैच है, लेट्स सी, अभी हम ये देख लेते हैं। ये है वो वुडन ब्लॉक, ये है वो वुडन ब्लॉक, और ये है वो दो स्ट्रिंग्स जो कि इसके साथ अटैच है। अब हमें क्या करना है, टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई आर टाइड टू द टू अपोजिट फोर्स फेसेस ऑफ द ब्लॉक एज शोन। तो जो दोनों स्ट्रिंग है एक्स एंड वाई, वो उसके दोनों अपोजिट फेसेस पर क्या करने हैं, आपको टाई कर देने हैं, बांध देने हैं। अगर हम उस पर फिर अप्लाई करते हैं फोर्स को, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अगर हम एक्स को खींचते हैं तो ब्लॉक जो होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा टू द राइट। ठीक है, क्योंकि x कहाँ पर है, वो राइट पोजीशन पर है। ठीक है, तो अगर हम उसको राइटवर्ड ऐसे पुल करते हैं तो वो कहाँ पर मूव करेगा, मूव टू द राइट, तो वो राइट की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर हम उसको y स्ट्रिंग से खींचेंगे तो जो ब्लॉक है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक दूसरी कंडीशन लीजिए, उसमें जो ब्लॉक है उसको दोनों साइड से क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है इक्वल फोर्सेस के साथ। मतलब आप एक हाथ से उसको पुल कर रहे हो और एक हाथ से दूसरे वाले स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो, और तुम्हारी जो फोर्सेस है वो इक्वल है। तो भाई ऐसी पोजीशन में क्या होगा, जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा, द ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर ऐसी फोर्सेस आती है ना जिसमें जो मतलब दोनों डायरेक्शन से सेम फोर्स लगाई जाती है, तो उसको कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें ना ही तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और ना ही मतलब मोशन की स्टेट चेंज होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। और भाई ये बात बिल्कुल सच है,
अगर आप अनबैलेंस मतलब बैलेंस फोर्स लगाते हो तो आप वो जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा। आप किसी भारी भरकम चीज़ को जो है ऐसे पुल करने की कोशिश करो, ठीक है, वो पुल आपसे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसका खुद का भी मास है, या हम कह सकते हैं कि उससे नीचे वाला जो फोर्स लग रहा है, खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे वो क्या होता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि मतलब अब मैं थोड़ा आगे चली जाऊँगी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। चलो देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। बस अभी ये समझ लो कि अगर दोनों साइड से इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ठीक है, तो वो है बैलेंस फोर्स, ठीक है। और उससे जो है ना ही तो रेस्ट ऑफ मोशन चेंज होगा और ना ही उससे हमारी जो मोशन वाली स्टेट है वो चेंज होगी। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक, ठीक है। अब एक दूसरी सिचुएशन लीजिए जिसमें दो अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो दोनों अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की हैं, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, एक ज़्यादा है एक कम है, और वो पुल करती हैं ब्लॉक को। तो इस केस में क्या होगा, जो ब्लॉक है वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। जो ग्रेटर फोर्स है उसकी डायरेक्शन में जो है ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जो दो फोर्सेस होती हैं, टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस, तो दो जो फोर्सेस होती हैं वो बैलेंस नहीं होती हैं, ठीक है। एंड द अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव्स। और जो अनबैलेंस फोर्स होती है वो उस डायरेक्शन में मतलब एक्ट करती है जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव होता है, ठीक है। जब दोनों साइड से अलग अलग फोर्स लगाई जा रही हो तो उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, जिस जगह से ज़्यादा फोर्स लगाई जा रही होगी वहाँ पर ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। मान लो आप वो रस्सी वाला गेम खेल रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स ने उधर से पकड़ा है और कुछ स्टूडेंट्स ने उधर से पकड़ा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो ग्रुप सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ लगाएगा, सबसे ज़्यादा जो है वो अपना एफर्ट डालेगा उसी की तरफ, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा बेसिकली उसी की तरफ जो है वो पूरा का पूरा मतलब खींचे चले आएंगे दूसरे स्टूडेंट्स भी। तो उससे क्या होगा, क्योंकि उनकी फोर्स ज़्यादा थी। और ये एक एग्जाम्पल है अनबैलेंस फोर्स का। हाँ, अगर दोनों की तरफ से सेम अमाउंट में लग रही है तब वो कुछ भी नहीं होगा, वो फिर अपना रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सजेस्ट करता है कि जो एक अनबैलेंस फोर्स होती है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो एक अनबैलेंस फोर्स होती है जो कि एक्ट कर रही है, मतलब एक अनबैलेंस फोर्स जो कि एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ब्रिंग इट इन मोशन, वो उसको क्या करती है, मोशन में लेकर आती है, ठीक है। लेट्स सी आगे। जैसे ये दो फोर्सेस जो हैं इस वुडन ब्लॉक पर जो है काम कर रही हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। क्या होता है जब कुछ चिल्ड्रन जो है वो ट्राई कर रहे हो एक बॉक्स को पुश करने का, ठीक है, एक रफ फ्लोर पर। जैसे यहाँ पर दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हैं, ये इसको खींचने का ट्राई कर रहे हैं एक रफ फ्लोर पर, ठीक है। इफ़ दे पुश, ये कह रहे हैं इफ़ दे पुश द बॉक्स विद ए स्मॉल फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अगर वो बॉक्स को ऐसे स्मॉल फोर्स के साथ, अगर वो स्मॉल फोर्स के साथ बॉक्स को पुश करते हैं तो बॉक्स क्या होगा, डज नॉट मूव, बॉक्स जो है वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और इसमें कौन सी फोर्स लग रही है, उसके नीचे फ्लोर पर लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो उसके ऑपोजिट काम कर रही है, जो कि चाहती नहीं है कि उसका मोशन हो, वो जो कि चाहती है कि वो रेस्ट में बना रहे, और वो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। और वो जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है वो बिल्कुल किस डायरेक्शन में काम कर रही है, अपोजिट टू द पुश। जिस डायरेक्शन से आप पुश कर रहे हो ना उससे बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रही है वो। दिस फ्रिक्शन अराइजेस, फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। ये फ्रिक्शन फोर्स कब अराइज होती है, जब दो सरफेस जो है वो कॉन्टेक्ट में आते हैं, तब ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स ये अराइज होती है। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, लेट मी टेल यू, इस केस में क्या होता है, बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर रफ सरफेस, ठीक है। मतलब इस केस में क्या होता है कि बॉटम जो है बॉक्स का और जो फ्लोर का रफ सरफेस है उनके बीच में वो फ्रिक्शन फोर्स मतलब लाई करती है, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट में कौन कौन आ रहे हैं, जो रफ फ्लोर है वो आ रहा है और जो बॉक्स का बॉटम सरफेस है वो आ रहा है। तो इस हिसाब से जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रही है वो इन दोनों के बीच में कर रही है, ठीक है। तो
इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। तो भाई इसने क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स ने जो बॉटम है ना बॉक्स का, ठीक है, सॉरी, इसने क्या किया, बैलेंस कर दिया है। किसको बैलेंस कर दिया है, जो आप पुश कर रहे हो ना बॉक्स को, उसको, और जो मतलब जो अब वो इसलिए तो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको उसने क्या किया, उसका जो इफेक्ट है वो नल एंड वॉइड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, बिकॉज नीचे से भी उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाई है, ठीक है। फिगर 9.4 में आप देख सकते हो, 1 मिनट, जो फिगर 9.4 बी है, ये देखिए फिगर 9.4 बी, ये देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी तरह इसको ग्रेटर फोर्स लगा के जो है मूव करा दें, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, देखो, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। मतलब चिल्ड्रन जो है वो पुश करने की कोशिश करते हैं बॉक्स को हार्डर तरीके से, लेकिन फिर भी वो जो बॉक्स है वो मूव नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंसेज द पुशिंग फोर्स। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो हमारी ये वाली फोर्स है, क्या कहते हैं, जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है, जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है उसने जो है बैलेंस कर रखा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस कर रखा है हमारी पुशिंग फोर्स को, तब भी इसीलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इफ़ द चिल्ड्रन पुश द बुक्स हार्डर स्टिल, लेकिन अगर फिर से बच्चे जो है उसको हार्डर तरीके से पुश करें, जो पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स, तो फिर क्या होगा, जो पुशिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फ्रिक्शन फोर्स अब जो है उसका जो इफेक्ट है वो कम रह जाएगा, और जो पुशिंग फोर्स है आप जो पुश कर रहे हो, वो जो दो बच्चे पुश कर रहे हैं वो वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा, ये एक अनबैलेंस फोर्स हो गई, और आपको पता है जब अनबैलेंस फोर्स होती है तो बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, तो ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाती है। वट हैपन्स वैन वी राइड अ बाईसाइकिल। भाई क्या होता है जब हम बाईसाइकिल पर राइड करते हैं, तो वैन वी स्टॉप पैडलिंग, जब हम पैडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं तो क्या होता है, द बाईसाइकिल बिगिन्स टू स्लो डाउन। ये एक और एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स का, दैट हाउ फ्रिक्शनल फोर्स वर्क्स, ठीक है। तो भाई ये ऐसा होता है कि जब हम बाईसाइकिल पर कहीं जा रहे होते हैं और हमने पैडलिंग करना बंद कर दिया, तो एकदम ऐसा होगा ना कि बाईसाइकिल थोड़ी देर बाद चली गई, एंड देन आफ्टर दैट इट विल गो स्लो डाउन, ठीक है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फिर से फ्रिक्शनल फोर्सेस यहाँ पर कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वह कैसे एक्ट कर रही है, एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की बिल्कुल अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग, और अगर हम चाहते हैं कि बाईसाइकिल मूव करती रहे, वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। तो भाई हमको जो है पैडलिंग अगेन करना होगा, ताकि हम जो है फोर्स लगाते रहें, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको नल एंड वॉइड करते रहें, ठीक है। It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. Yes, we can say that कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम कह सकते हैं कि वो एक अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ इन मोशन, ठीक है। तो भाई यही बात है कि मोशन अगर हमें कहीं पर भी दिखाई देता है तो ये है कि उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन हो रहा है, लगातार उसके ऊपर जो है अप्लाई की जा रही है एक अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है, लेट्स सी। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस, 1 मिनट, एक ऑब्जेक्ट जो होता है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, व्हेन द फोर्सेस पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, ठीक है। देखो भाई ये मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। वो मान लो मूव कर रहा है, जब व्हेन द फोर्सेस, जब उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस हो, ठीक है, एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा ही नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो हम कहें कि अच्छा भाई अच्छा, ऐसी बात है कि ना ये ना कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन हो रही है इसके ऊपर किसी अनबैलेंस फोर्स की, इसलिए ये क्या है, मोशन में है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये तब तक ऐसा कर रहा है जब तक उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ठीक है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं कोई, तब वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे ऐसे मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है, ठीक है। इफ़ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, मान लो अगर आपने कोई ऐसी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगा दी, ठीक है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स लगा दी, तो देयर विल बी ए चेंज,
तो क्या होगा, चेंज आ जाएगा। किस चीज़ में चेंज आ जाएगा, आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। दोनों में से किसी एक चीज़ में जो है बदलाव आएगा, या तो डायरेक्शन में या फिर स्पीड में, जब आप उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो। दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, ठीक है, एक अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। एक अनबैलेंस फोर्स जो है वो लगना चाहिए, ठीक है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन। देखो अब हम क्या कह रहे थे कि भाई देख, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आना है तो उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगा दो, ठीक है, एक तो ये थी सिचुएशन। और क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूवमेंट में है, तो क्या हम ये कहेंगे कि लगातार उसके ऊपर जो है एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है? दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। हो सकता है कि जो उसकी अपोजिट फोर्स है वो ना लग रही हो, उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम ना कर रही हो अपोजिट डायरेक्शन से, एंड दैट्स वाई मतलब वो मोशन में है, ठीक है। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं, to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required and the change in its speed or in the direction of motion। अगर वो पहले से ही वो जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर फिर से कोई फोर्स लगाओगे, ठीक है, फिर से कोई फोर्स लगाओगे, तो अगर वो वो ऐसे सिमिलर डायरेक्शन में है फोर्स, तो वो क्या होगा, उससे क्या चेंजमेंट आएगा, उसकी स्पीड या डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी, ठीक है, स्पीड या डायरेक्शन उसमें चेंज आएगा। वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। और ऐसे वो मूवमेंट ही करना, ये जो चेंज होगा ना, ये तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर वो अनबैलेंस फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है। हाउएवर इफ दिस फोर्स इज, लेकिन अगर ये फोर्स जो है, आगे पढ़ते हैं इसको, इफ दिस फोर्स इज रिमूव कम्प्लीटली, ठीक है, अगर उस फोर्स को हटा दिया जाए, ठीक है, कम्प्लीटली उसको रिमूव कर दिया जाए, जिसने उसमें क्या कराया था, उसकी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कराई थी, तो द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन। तो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा, जो वो अब तक एक्वायर कर चुका है, ठीक है। ये नहीं कि वो वापस अपनी सेम वेलोसिटी में आ जाएगा जो उसकी पहली वेलोसिटी थी, ठीक है। जब हमने कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाई थी, तो क्या वो सेम अपनी उसमें आ जाएगा? नहीं, वो अब क्या करेगा, जितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर कर ली है अब, ठीक है, उतनी में ही वो चलेगा, फिर उसके बाद वो उतनी में ही कंटिन्यू करेगा। Okay, so that was all. I hope you like it.